तो वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपका ट्रायंगल, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी भागते हैं। लेकिन आज आप देखोगे कि इस ट्रायंगल का राम नाम सत्य होने वाला है, बिकॉज ऑफ ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं कि मात्र एक और केवल एक स्टेप में आपका आंसर आएगा, और वो भी एक प्योर कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें कि गलत होने की कोई संभावना ही नहीं होगा। तो जो भी बच्चे ट्रायंगल्स चैप्टर से भागते हैं उनको एकदम बेहिचक होकर इस पूरी कंप्लीट वीडियोस को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा कंप्लीट थ्योरी, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और वो भी कुछ इस तरह से कि क्वेश्चंस हमारा फटाफट बन जाए। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये लेक्चर्स हम लेकर आए हैं। बहुत शॉर्ट में आपको रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। आप देख रहे होंगे, दिस इज द क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का सबसे क्विक रिवीजन। और कुछ इस तरह से होने वाला है बच्चों कि आप कह सकते हो कि जो बच्चे अगर ट्रायंगल चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो भी क्वेश्चन समझ सकते हैं, वो भी ट्रिक समझ सकते हैं, और जो पढ़ चुके हैं ना उनके लिए सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है ना बच्चों कि वो बहुत लंबा क्वेश्चन बनाते हैं, लॉन्ग ले जाते हैं। इसकी वजह से उन्हें ट्रायंगल चैप्टर पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स और प्योर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ट्रायंगल, बिल्कुल डरते हैं, जिसके चलते वो नहीं पढ़े हैं, तो वो बच्चे भी आप इस चैप्टर को ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझना, अप्लाई कैसे करते हैं इसे समझना। क्योंकि अगर ट्रायंगल्स चैप्टर के जितने भी थ्योरम है अगर उसको अप्लाई करने आ गया ना, और वो भी फास्ट, जो क्वेश्चन बस पूछेगा डायरेक्ट तीर वहीं पे लगेगा, एकदम तीर वहीं पे लगेगा और फटाक से आंसर आएगा। इसलिए बी केयरफुल होकर आप ये सारे कॉन्सेप्ट को देखिएगा। इसमें हम ट्रायंगल चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी है उसको लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इसी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जो बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चंस से भागते हैं ट्रायंगल के वो देखें, साथ ही साथ टर्म 1 जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका सीबीएसई का 2021 का, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन से ही भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं फटाफट क्वेश्चंस, ज़रा इसको देखते हैं, इसको ज़रा पढ़ लीजिए एक बार। कॉन्सेप्ट फॉर एमसीक्यू, ट्रायंगल्स का ऐसा कॉन्सेप्ट जो सबको नहीं पता होता और वो लंबा क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ आप देखिए इसमें, और आगे लिखा हुआ है ट्रायंगल्स का एमसीक्यू का अचूका ट्रिक्स। निश्चित रूप से ये अचूका है, क्योंकि आपको ये जल्दी आपको नहीं बताएगा कोई भी, है ना। जो ज़्यादा मैथ्स बनाता है उसके पास ये सारे ट्रिक्स अवेलेबल अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जब बनाता है वो बंदा, तो उसे पता रहता है कि आखिर हो क्या रहा है, घटनाएँ क्या हो रही है, ठीक है ना। तो सो बी केयरफुल होकर आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग पहले ही बोले हैं कि थ्योरी कंप्लीट करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। एक होता है शेप का मतलब होता है आकार, और साइज का मतलब कह सकते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई से की बात होती है। शेप का मतलब आकार नहीं बोल सकते हैं, शेप का मतलब बनावट बोल सकते हैं, ओके। शेप का मतलब बनावट, जैसे एक स्क्वायर है, उससे एक बड़ा स्क्वायर है, उससे एक बड़ा स्क्वायर है, एक्चुअली रेक्टेंगल के जैसा लग रहा है आपको वैसे, लेकिन इसको भी आप स्क्वायर मानिए, इससे इसी से बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सिमिलर कब कहलाएंगे, जब इनके शेप एक जैसे हैं। जैसे सर्कल हो गया, उसी का बड़ा रूप, उसी का बड़ा रूप, उसी का बड़ा रूप, तो ये सिमिलर फिगर है। इनके साइज सेम नहीं है, एक छोटा साइज है एक बड़ा साइज है, लेकिन उनकी बनावट एक जैसी है। तो दो सिमिलर फिगर हम लोग कब कहते हैं, सेम शेप के सिमिलर कब कहते हैं, जब उनके शेप सेम हो लेकिन साइज कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा सिमिलर फिगर के लिए। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सिमिलर पॉलीगन्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।
क्या बताएं सिमिलर फिगर के लिए? साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप एक जैसा हो। कभी भी एक, अगर मान लो हम सर्कल ले लिए और एक स्क्वायर ले लिए, ये सिमिलर नहीं होगा। अगर सिमिलर होना है तो अगर सर्कल लिए हो तो आप दूसरे सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, ठीक है। स्क्वायर अगर लिए हो तो उससे बड़ा स्क्वायर लो, उससे बड़ा स्क्वायर लो। समझ रहे हो बात को? ट्रायंगल अगर इक्वालेटरल लिए हो तो ये इक्वालेटरल लो, सारा का सारा, बड़ा छोटा ले लो, तो ये सारे सिमिलर कहलाएंगे। अब पॉलीगन्स पे आते हैं क्योंकि पॉइंट हमारा वहीं पे जाके रुकता है। तो सिमिलर पॉलीगन के बारे में ज़रा पढ़िएगा और समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल corresponding एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल corresponding साइड्स इन द सेम रेशियो। देखो, दो पॉलीगन्स अगर हमारे पास हैं, देखिए अभी जो बात हम देखने जा रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, पॉलीगन वाला। ये लिखा हुआ है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले कि दो पॉलीगन को अगर सिमिलर होना है तो दोनों में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रायंगल रहेगा और एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो वो सिमिलर होगा। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सर्कल रहे, मतलब सॉरी, एक ट्रायंगल रहे, क्वाड्रिलेटरल रहे, वो सिमिलर होगा। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होगा ना, शेप तो सेम होना चाहिए, है ना, बनावट सेम होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, ऑल corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो एक वर्ड आया कि corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो corresponding एंगल्स का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे छोटा एंगल इधर 70 डिग्री है, देख रहे हो ना आप। सबसे छोटा एंगल आपका क्या डिग्री है? 70 डिग्री है, ठीक है, ये 70 डिग्री। तो इधर भी सबसे छोटा एंगल को ही हम लेंगे इक्वल। ये नहीं कि इधर सबसे छोटा को कंपेयर करने लगे सबसे बड़ा एंगल से, नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास हम दो फिगर रखे हैं तो इधर वाले फिगर का सबसे छोटा पार्ट इधर वाले फिगर के सबसे छोटे पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग होगा। इक्वल है कि नहीं है इसको देखेंगे। जैसे हम बोल दें आपको कि अगर हमारा ही दो फोटो लगा दिया जाए, एक छोटा और एक बड़ा। जैसे आप क्या करते हो, किसी फ़ोटो को सिंपल मोबाइल में रखे हो, बगल में लगाए हो, उसको जूम कर दो और उस फोटो को निकलवा के बगल में रख दो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट दोनों फिगर का क्या होगा? जैसे हम राइट हैंड निकालेंगे तो उस फिगर का भी राइट हैंड का ही वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ये नहीं कि इस फिगर का हम राइट हैंड ले लिए और उस फिगर का फेस ले लिए और कहें कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ऐसा नहीं होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का पार्ट का मतलब कि जो जिसके बराबर लग रहा है वही होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। तो 70 डिग्री 70 डिग्री के बराबर होगा, 100 डिग्री 100 डिग्री के बराबर होगा, 80 डिग्री 80 डिग्री के बराबर होगा और 110 डिग्री 110 डिग्री एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और केवल यही नहीं, एक और बात ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है आप लोग, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक और बात क्या है ज़रा समझिएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग केवल एंगल के इक्वल होने से बस सिमिलर ट्रायंगल नहीं हो जाएगा, साथ ही साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो बराबर आने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर आने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ बराबर नहीं होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर आने चाहिए। मतलब क्या हुआ इसको समझिएगा। जैसे ये ए बी जो लेंथ है वो सबसे छोटा लेंथ है इस क्वाड्रिलेटरल में, 1 है, इसका लेंथ इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है। तो सबसे छोटा लेंथ इधर 1 हुआ, तो इस फिगर का सबसे छोटा लेंथ कौन हुआ? 2 हुआ, है ना। तो 1 का रेशियो आप किसके साथ देखना? 2 के साथ, 1/2। फिर अगर आपने इसमें 2 लिया है तो इसमें क्या होगा? 3 4, 4 सबसे बड़ा है तो 4 का इधर सबसे बड़ा 8 हुआ। तो आप अगर 4 लेते हो इधर तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ 8, तो 4/8 करना, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 1/2 आ जाएगा ना। और अगर आप इधर मान लो तुमने 2 पकड़ा है तो उधर क्या पकड़ना होगा? ये 4, 2/4, क्या ये भी इक्वल आ रहा है? 1/2 आएगा। फिर अगर आप इधर 3 पकड़े हो तो इधर आपको 6 पकड़ना पड़ेगा, ये चीज़। तो 3/6, ये भी क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 दूना के 6।
तो अगर कोई भी लेंथ, जैसे अगर ये 6 के जगह पे, ज़रा समझने का कोशिश करना, ठीक है, ये 6 के जगह पे 7 हो जाता, बाय द वे आप 7 मान लो, तो ये 3/7 हो जाता ना, तो हम फिर ये दोनों फिगर को सिमिलर फिगर नहीं कहते, दिस इज नॉट सिमिलर, क्योंकि दोनों का दोनों कंडीशन होना ज़रूरी है। पहला कंडीशन कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरा कंडीशन कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, मस्ट भी है ये कंडीशन, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, लिखा हुआ भी है कि 2 polygons आर सेड टू बी सिमिलर, है ना, इफ नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, फिर ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड नीचे लिखा हुआ है कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो दैट इज इन प्रोपोर्शन। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नीचे लिखा हुआ है कि इफ ओनली वन कंडीशन फ्रॉम 1 and 2 is true for 2 polygons, they cannot be similar। अगर 2 पॉलीगन को सिमिलर होना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बराबर होना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बराबर होना, साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का बराबर होना, दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों में से अगर एक भी फेल कर गया तो दोनों पॉलीगन सिमिलर नहीं होगा। यही बात हम आपको इसमें बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की कहानी, जो कि हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। सिमिलर ट्रायंगल की कहानी कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportion, that is the ratio of length of corresponding sides are same। तो ये बात तो हम पॉलीगन्स के लिए भी पढ़ चुके हैं कि दोनों बातें होनी ही चाहिए, लेकिन ट्रायंगल की एक खूबी है कि दोनों में से एक भी अगर हो जाता है ना तो वो ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है। पॉलीगन के लिए दोनों होना ज़रूरी है, एक पॉलीगन दूसरे पॉलीगन के सिमिलर तब कहलाएगा जब ट्रायंगल से ज़्यादा हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तब दोनों होना ज़रूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगल में अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी केवल बराबर हो जाएंगे तो वो अपने आप सिमिलर हो जाएगा, मतलब वो अपने आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ बराबर हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ के रेशियो बराबर हो जाएंगे। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ के रेशियो अगर बराबर होगा तो वो अपने आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग का आता है सबसे पहला थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यही से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, जरा इसको समझने का कोशिश करिएगा। आपको बता देते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। आपको BPT बोला जाता है सबसे पहले तो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द थेल्स थ्योरम, दोनों एक ही चीज़ है। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है, एक ट्रायंगल अगर हो आपके पास, उसके किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन खींचा जाए, जैसे कि आपने एक ट्रायंगल ABC बनाया और आप DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल खींचा, तो अगर DE अगर BC के पैरेलल होगा तो D पॉइंट AB को और E पॉइंट AC को सेम रेशियो में बांटेगा। यानी कि थेल साहब बोले कि अगर आप हमें DE पैरेलल BC दोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो थेल साहब ये बोले कि वो सेम रेशियो में बांटेगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मतलब हम निकालेंगे, क्योंकि हम बताए थे ना आपको कि क्वेश्चन बनाते समय कुछ ऐसा ट्रिक्स आपको हम बताएंगे जिससे कि क्वेश्चन फटाफट बनेगा। वही ट्रिक्स अब यहाँ पे अपनाना पड़ेगा आपको। वो ट्रिक्स क्या है, ज़रा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाए, देखिए थेल्स थ्योरम से हम लोग केवल ये पढ़े हैं कि हमें DE अगर पैरेलल देगा BC के तो हम AD/DB
dB को लिख सकते हैं। अगर आप AD लिए हैं और फिर dB लिए हैं तो आप इधर लीजिएगा AE अपॉन EC, लेकिन हम ये बोलते हैं कि आप ये भी याद रखें। अगर आप AD के अपॉन में AB लिए हो, इधर के ध्यान से समझना, ठीक है ना, सब समझ में आएगा। अगर तुम AD लिए और फिर A से लेके B तक ले लिए तो इधर भी उसी तरह लो, पहले A से E लो, जैसे A से D तक लिए थे तुम उसी तरह से A से E तक लो, और फिर आपने A से लेके B तक यानी पूरी लंबाई नाप लिए थे तो आप इधर भी आप A से C तक ले लो, ये याद रखो। और अगर आप dB अपॉन AB लिखते हैं, सुनना ध्यान से, अगर आप dB पहले लिखते हैं फिर AB लिखते हैं तो इधर के तरफ आप नीचे की तरफ से dB पहले लिखे थे तो इधर की तरफ से आप EC लिखिएगा, जैसा इधर रेशियो वैसा उधर रेशियो। तो अगर dB लिखे हो तो EC, और फिर अगर AB लिखे हो तो AB शुरू से लेके लास्ट तक है तो यहाँ A से लिखना है, ये लेके बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझना था, ठीक है ना। जैसा रेशियो इधर वैसा रेशियो उधर। अगर कोई बंदा ये लिख रहा है पहले dB और डिवाइड में आपका AD, पहले dB और फिर डिवाइड में AD, तो वो फिर ऐसे लिखेगा इधर EC और अपॉन AE। मतलब ये थेल्स थ्योरम को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। और इसका कन्वर्स क्या होता है? इसका कन्वर्स होता है कि अभी आपको क्या दिया था, अभी आपके पास जो ट्रायंगल दिए गए थे, जैसे ये ट्रायंगल था आपका, ठीक है, ABC, इसमें आपको दिया गया था कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो तुरंत आप रेशियो को इक्वल लिख दिए थे कि AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC, या AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, जो भी जैसा था। लेकिन अब क्या होगा, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या है कि कभी कभी आपको ये प्रूफ करना रहेगा कि ये PQ जो है वो BC के पैरेलल है कि नहीं, आप ये डिसाइड करो। तो PQ भैया BC के पैरेलल अगर होना होगा तो रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये होता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो कि आगे आपका लिखा भी हुआ है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। इसमें ये होता है आपका कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें अगर आपको रेशियो बराबर दे दिया जाए, यानी कि ये A है, B है, C है, ये D है मान लीजिए और E है, तो आपको AD अपॉन अगर DB दे दिया जाए और इधर अगर आपको AE अपॉन मतलब A से E तक अपॉन E से C तक दे दिया जाए, A से E तक और E से C तक, तो निश्चित रूप से DE की जो कहानी है वो BC के पैरेलल हो जाएगी। और ये होता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स थ्योरम में क्या था, थेल्स थ्योरम में था कि DE लाइन BC के पैरेलल है, तो आप रेशियो को लिखोगे। अभी क्या है कि रेशियो इक्वल दिया है और आपको DE को BC के पैरेलल लिखना है। तो कभी भी अगर रेशियो दिया है और अगर आपको कहना है कि DE अगर पैरेलल है BC के, तो आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखोगे। वैसे इस बार तो ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, तो बस ये जानो कि पैरेलल होगा तो रेशियो सेम, और रेशियो सेम है तो पैरेलल, डायरेक्ट कहानी खत्म करनी है, ठीक है ना। अब आता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, बस ये 3 कहानियाँ हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि वी हैव सम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्रायंगल्स इन्वॉल्विंग ओनली 3 पेयर्स of corresponding parts elements of 2 triangles similar. We have some criteria for similar triangle। ये पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझो कि 2 ट्रायंगल, आपके पास अगर 2 ट्रायंगल हैं तो सिमिलर कब कहे जाते हैं, तो 3 कंडीशन है उसके लिए। पहला है हमारा एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया है आपका, एंगल 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इन तीनों का उपयोग कैसे करेंगे इसको समझना बेहद ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं सारे, इसको ज़रा हम लोग 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हैं ताकि पूरा थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखते हैं
हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे थे सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कितने कंडीशंस होते हैं सिमिलैरिटी के वो बता दिए थे आपको। तो सबसे पहले यहाँ है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ज़रा एक बार पढ़ते हैं पहले कहानी को, उसके बाद समझते हैं। कह रहा है कि इन टू ट्रायंगल्स इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या है कहानी इसका, ज़रा समझते हैं हम लोग। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखा भी है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि अगर एंगल ए बराबर एंगल डी दिया गया है, एंगल बी बराबर एंगल ई दिया गया है और एंगल सी बराबर एंगल एफ दिया है, मतलब ये ए डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, तो अपने आप क्या बात हो जाएगा, अपने आप ये बातें हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, समझ लेना, अपने आप ये बातें हो जाएगी। रेशियो अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाएंगे साइड के, मतलब ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, डी, उसके साथ रेशियो ले लेना। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ई एफ, उसके साथ रेशियो ले लेना। ठीक है, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ, उसके साथ रेशियो ले लेना, ये बराबर आएगा। और ये क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया एंगल एंगल सिमिलैरिटी, और दोनों बात अगर हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, तो क्या क्या बातें सीखे इसमें कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाते हैं, अगर उनके तीनों एंगल अगले ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल हो जाएं, तो अपने आप उनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, और ये दोनों बातें जब हो जाती है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। दूसरी कहानी है हमारी साइड 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 सिमिलरिटी में। इसमें क्या होगा कि एक ट्रायंगल का इस साइड का रेशियो अगर डी के साथ लिए, बी सी का रेशियो ई एफ के साथ लिए और ए सी का रेशियो आप डी एफ के साथ लिए, अगर ये तीनों इक्वल हो गए, अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो अपने आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइड 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 सिमिलरिटी। इसमें आपको लिखा गया है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल दैट इज इन द सेम रेशियो, यही कहानी है, इन द सेम रेशियो, ठीक है, टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अपने आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और फिर एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यदि दोनों बात हो गया तो भैया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम आपको पहले भी बताए थे कि ट्रायंगल ऐसा फिगर होता है कि जिसमें एक बातें हो जाने से, जैसे पॉलीगन के लिए क्या था, पॉलीगन के लिए आपको याद होगा अच्छे से कि पॉलीगन के लिए क्या होता था, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी ए यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए थे, और साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होने चाहिए थे। लेकिन ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि अगर तीनों एंगल इक्वल हुआ, तीनों एंगल के, तो अपने आप ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहा है, मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो जा रहे हैं, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम हो रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हो जा रहा है। यही खूबी है इस ट्रायंगल में। ठीक है ना, तो ये साइड 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 की कहानी हो गई, और लास्ट हमारा बच गया है एक साइड एंगल साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्या है, इसको समझना है अगर आपको, तो इसको ऐसे समझें, एक ट्रायंगल का एक एंगल के बस इक्वल रहेगा। जैसे एंगल बीच वाला में है ना, साइड एंगल साइड का मतलब एंगल बीच में है, तो बीच वाला एंगल आपका क्या हुआ, बराबर है, मान के चलिए ये एंगल डी के, और साथ ही साथ इस एंगल को बनाने वाला साइड क्या है, ए बी, तो ए बी का रेशियो आप डी ई के साथ ले लें, ये गिवन इन्फॉर्मेशन रहेगा। और एंगल ए को ए सी बना रहा है तो उसका रेशियो आप किसके साथ ले लें, डी एफ के साथ, जो कि आपको दिया है ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये दोनों बराबर हैं, साथ में एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, तो अपने आप दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही सिमिलर होंगे
तो आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे हम। ठीक है ना। और वो बात ये है कि कभी भी ये जो चीज़ अगर आपको मिल जाए लिखा हुआ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल मान लीजिए PQR, तो आप क्या करना कि ये बात समझ लेना कि पहला एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। याद रखना, बीच वाला अगर इधर एंगल है तो वो बीच वाले के इक्वल होगा, यानी कि एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। और लास्ट अगर इधर से ले रहे हैं तो इधर से भी आप लास्ट लेंगे, यानी कि एंगल C जो होगा आपका एंगल R के इक्वल होगा। इतना ही नहीं, एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के लिए आप समझिएगा कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को हम लोग लिखते हैं। एंगल तो आप समझ ही गए, पहला दूसरा तीसरा के बराबर। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है कि अगर आप AB साइड लिए हो पहला दूसरा, तो उसका रेशियो आप PQ के साथ लोगे, उधर के ट्रायंगल के पहला दूसरा के साथ। और इधर तुम दूसरा और तीसरा ले लिए BC, तो इधर तुम QR लोगे। और अगर तुम इधर A से C लिए बीच वाला छोड़े, तो इधर भी तुम P से R लोगे, बीच वाला छोड़ोगे। तो ये तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और अगर ये तीनों आपस में बराबर होगा तो ये होगा, मतलब अगर ट्रायंगल सिमिलर दिया है तब ये होगा। ठीक है। एक और चीज़ समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को एक काम करना पड़ता है कि कभी भी अगर तुमको ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF दे दिया, तो तुम क्या करना, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए, एक ही फिगर में 2-3 फिगर बना के दे दिया है, तो तुम ABC को अलग बना लेना और DEF को अलग बना लेना। इससे फ़ायदा क्या होगा बाबू, कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि तुम ये समझ पाओगे कि एंगल A एंगल D के इक्वल करना होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल करना होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल F के इक्वल करना होगा। यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल करना होगा, साथ में करस्पॉन्डिंग साइड इसका रेशियो इसके साथ लेना होगा, इसका रेशियो इसके साथ लेना होगा, और तीसरा का रेशियो इसके साथ लेना होगा। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि किसका किसके साथ रेशियो लेना है ये समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और एक लास्ट बचा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप पहले से भी जानते हो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते हो कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC हमारा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, जो दो साइड बच गया उनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो याद रखना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका कन्वर्स क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में जैसे PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मिल गया, तो जो सबसे बड़ा साइड है उसी का स्क्वायर के लिए सम है। तो एक ट्रायंगल आप बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाना भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये दोनों जोड़ है, अगर ये दोनों क्या है, जोड़ है, सुनना ध्यान से हमारी बात को, अगर ये दोनों जोड़ है तो सबसे बड़ा ये होगा PR, तो यहाँ पे P लिख देना और यहाँ पे R लिख देना, और बचा Q यहाँ पे, तो वो Q पे 90 डिग्री होगा। इसीलिए PQ का स्क्वायर और QR का स्क्वायर का सम जो है वो PR स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का कन्वर्स होता है। ठीक है ना। तो ये बातें आप पहले से भी जानते हो और आज भी जान गए। तो इस तरह से ये पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया हमारा। और अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन देखना गर्दा हो जाएगा बनाने में। ठीक है ना। इसके पिछले वीडियोस में आप क्या क्या देख चुके हो, तो आपने देख चुके हैं 1 चैप्टर का MCQ, चैप्टर नंबर 2 का MCQ, चैप्टर नंबर 3 का MCQ, और 4 और 5 जो है वो आपके आ नहीं रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी बना दिए, पोलिनोमियल भी बना दिए, और नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर है उस पर भी बना दिए हैं। अब जो तुम्हारा चैप्टर है वो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले आपका ट्रायंगल है, उसके MCQ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसका भी देख लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का या जो भी हो आपका आगे। ठीक है ना। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।